हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसका हमारा ये चौथा पार्ट है। इसको हम यहाँ से हम 72 तक कर चुके थे। अब इसमें यहाँ से हम आगे देखते हैं, ठीक है। यदि सबकी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों को भी काम आ सके। अपने दोस्तों सभी दोस्तों को शेयर करें। देखिए, जो 73वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें सिंगल फेज वाली मोटर किए जाने वाले कैपेसिटर का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है। तो मोटर की स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाना होता है, या रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सृजन करने के लिए फेजों को स्प्लिट करना होता है, या मोटर के शोर को कम करना होता है, या मोटर को ओवरलोड से बचाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी है, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मोटर होती है हमारी कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है फेजों को स्प्लिट करना है। यदि हम से एक सिंगल फेज और न्यूट्रल पे यदि हम चलाते हैं, यदि कैपेसिटर नहीं लगाते तो वह स्वयं स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वह सिंगल फेज में उसमें टार्क नहीं होता है। तो यदि हम कैपेसिटर लगाते हैं तो वह ऑटोमेटिक ही डबल फेज में स्प्लिट हो जाती है और मोटर स्टार्ट होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मोटर की स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाते हैं, पर यह भी हो सकता था यदि ये फेज स्प्लिट ना होता, ठीक है। परंतु इसमें ये ऑप्शन दिया है फेजों को स्प्लिट। यदि फेज स्प्लिट करेंगे तो वो टार्क ऑटोमेटिक ही उसका बढ़ जाता है, डबल फेज में हो जाती है, ठीक। अब देखिए आगे इसको 73वां है क्वेश्चन। और जो अल्टरनेटर होता है जिसमें इंड्यूस ईएमएफ की मात्रा E0 बी इज इक्वल टू एल भी साइन थीटा के सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो सूत्र में जो भी होता है वह किसे दर्शाता है। तो इसमें जो भी होता है वह हमारे राइट आंसर डी है, क्योंकि डी है लूप रोटेशन में मीटर प्रति वेग को दर्शाता है, ठीक है। और जो हमारा फ्लक्स घनत्व होता है जिसमें जो हमारी फ्लक्स होती है और उसके जो क्षेत्रफल वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यूनिट होती है टेस्ला होती है। और CGS जो एल है जो चालक की लंबाई है, जो हमारा चालक उसमें रोटेट कर रहा है चुंबकीय फील्ड है जैसे। और एस है हमारा, तो इसमें जो चालक होता है, ठीक है, ये एन है, ये एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो चालक के बीच में जो कंडक्टर हमारा होता है इसकी जो लंबाई है और जो कितने वेग से ये घूम रहा है वह भी होता है, ठीक है। और जो बी है जो फ्लक्स घनत्व है हमारा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 74वां हो गया, इसमें 75वां देख लेते हैं। देखिए, CRO के ट्रेस की शार्पनेस को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रित स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा इंटेंसिटी नियंत्रण स्विच का प्रयोग किया जाता है। इंटेंसिटी स्विच होता है जिसे हम नियंत्रित करते हैं। अब देखिए 76वां है किसी माध्यम वाले ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग है। तो इसमें जो अनुप्रयोग होता है वह हमारा होता है, इसमें भी हो जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर में। ऑडियो एम्पलीफायर इसका अनुप्रयोग किया जाता है। और ट्रांजिस्टर जो PNP होता है, ट्रांजिस्टर में रहने के लिए कितने में जो यदि PNP ट्रांजिस्टर उसमें कितने जंक्शन होते हैं, तो उसमें PN जंक्शनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो राइट आंसर है हमारा 2। और जो लेयर होती हैं PNP या कोई भी NPN ट्रांजिस्टर उसमें लेयर की संख्या कितनी होती है, तो उसमें भी लेयर हैं 3। और चाहे PNP हो या चाहे NPN हो तो उसमें 3 होगी लेयर और 2 जंक्शन होंगे। और जो NPN में जो धारा का जो प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है, होल के द्वारा होता है। और NPN ट्रांजिस्टर में है देखिए NPN जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो चालन होता है किसके द्वारा होता है, NPN में इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है चालन धारा का प्रवाह। और PNP ट्रांजिस्टर में किसके द्वारा होता है, होल्स के द्वारा होता है। अब देखिए और इसका जो सिंबल होता है कैसा,
एक गोल रिंग होती है, देखिए एक गोला में अंदर इसमें ऐसा होता है, ठीक है। एक है यहाँ बेस हो जाएगा, एमीटर और कलेक्टर होता है। यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एन अंदर की ओर है। देखिए हर चीज़ को आप जो यहाँ जो तीर बन रहा है इसको क्या माने, एन ही माने, ठीक है। यदि तीर अंदर की तरफ जाएगा तो एक ही एन होगा, ठीक है। तो तीर कहाँ होगा, अंदर की ओर। यदि इसके ही विपरीत यदि हमारा दूसरा जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ए कलेक्टर होगा और ये एमीटर होगा। यदि एन जो हमारा कौन सा हो गया, ये हमने जो दिखाया अभी पी एन पी अंदर की ओर जाएगा। यदि एन पी एन होगा, ठीक है, एन पी एन, तो इसमें क्या है, एन अधिक है तो इसमें पी जो बाहर है, देखिए बाहर तरफ है ना ये, तो बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। यदि बीच में है मतलब अंदर, और यदि एन बाहर है तो क्या धारा जो तीर होगा कहाँ पे होगा, बाहर की ओर होगा। तो इससे हम ये आप ट्रक है मतलब याद करने के लिए कि ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें मतलब ध्यान रख सकते हैं इसके द्वारा कि जो बाहर एन है तो इसमें जो चालन होगा, जो तीर की निशान होगा वह कहाँ, बाहर की ओर होगा, और ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और जो 78वां क्वेश्चन है, किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का जो योग होता है वह किसका नियम होता है। यदि कोई भी करंट है, यदि एक जो बिंदु है, सभी बिंदु की ओर या संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग जो होता है बराबर होता है, या फिर सभी बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। यदि बीजगणितीय योग है लिखा आ रहा है तो उसमें शून्य होगा, और यदि नहीं आ रहा है बीजगणितीय योग तो उसमें क्या होता है, बराबर होता है। तो मिल रहे संधि के करंट का जो योग है वह होता है, तो वह किस नियम के अनुसार है, तो वह किरचॉफ का करंट नियम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यदि वोल्टेज होता कि जो हम वोल्टेज दे, सभी वोल्टेज ड्रॉप है जो हमारा यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, जो भी हमारा वोल्टेज है जिसमें हमने यदि धारा उसमें वोल्टेज दिया, और जिसमें परिपथ में यदि सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योग है वह क्या होता है, बराबर होता है, या बिल्कुल वैसे ही बीजगणितीय योग उसका भी शून्य होता है। जैसे भी है हमारा, यहाँ पे हमने करंट दिया तो इसमें जो ई है, ठीक है, भी जो हमने वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, और इसमें जो आई इंटू आर जितना, ठीक है, भी है। जैसे हमने दूसरा नियम क्या कहता है, वोल्टेज का नियम होता है, तो वोल्टेज का नियम है जो ई बराबर जो हमने दिया है यहाँ पे वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, उसमें जो जितना भी ड्रॉप होगा चाहे आपका किसी भी परिपथ में हो तो I1 हो जाएगा और R1 होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज नियम होता है, या मैश का नियम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसे जो किरचॉफ का जो करंट नियम है इसे आवेश का नियम भी बोला जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो प्रवेश्यता एडमिटेंस का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो एडमिटेंस है जो हमारा सीमेंस होती है इसका जो मात्रक प्रवेश्यता, ठीक है। और ओम किसकी मात्रक होता है, तो ओम है जो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है, आर का। और जो वोल्ट होता है जो भी का होता है, ठीक है। और हेनरी है जो प्रेरकत्व की इकाई होती है, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय सोल्डर जो मिश्रण होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पे चुंबकीय जो सोल्डर होगा तो हमारा राइट आंसर ये होगा, 37 लेड होगा और 63 हो जाएगा, वह 10 होता है। यदि हम 10 की मात्रा को अधिक करते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है, कमता है, जो गलनांक होगा हमारा वह क्या हो जाएगा, कमता है। यदि 10 की मात्रा यदि आप कम करेंगे तो हमारा क्या होता है, गलनांक उसका बढ़ जाता है, उसमें लेड की मात्रा फिर अधिक हो जाती है परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो सार्वजनिक इमारतों में आमतौर पर कौन सा वायर सिस्टम लगाया जाता है, तो यदि आप सार्वजनिक ऑफिसों और ऑफिसों में देखेंगे तो उसमें क्या होता है
कि कंड्यूट वायरिंग होती है। ये जो क्लीट वायरिंग है पुरानी है और केसिंग केपिंग ज़्यादातर घरों में यूज होती है और जो कंड्यूट वायरिंग होती है, ठीक है, तो ये हमारी यूज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि आप और इमारतों में यदि यूज करना है तो ये सुंदर भी होती है दिखने में, अंडरग्राउंड होती है क्योंकि, ठीक। डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ईएमएफ प्रभावित ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो कैसा होगा इसमें, तो जो गतिहीन होगा या गतिशील होगा, मैग्नेटिकली होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिकली होगा। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न जो होने वाली जो ईएमएफ है वह प्रवाहित ईएमएफ की कैसी होती है, गतिशील होती है, क्योंकि वह चालक जो होता है, यदि जनरेटर है तो उसमें क्या होता है, एनएस पोल बनते हैं, एनएस होगा, ठीक है, एन और एस होगा। अब इसमें क्या होता है, एक अपन इसमें चालक होता है, ठीक है, इसको हम चालक मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, गतिशील होना होता है इसको। यदि ये गतिशील नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लक्स को काटना यहाँ पे ज़रूरी होता है। यदि चालक इस फ्लक्स को काटता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 83वां क्वेश्चन। 83वें क्वेश्चन में डीसी मोटर में आर्मेचर की जो करंट है की दिशा क्या होती है, तो वही जो जनरेटर में ईएमएफ से होती है और जनरेटर ईएमएफ के विपरीत होती है। सी है आर्मेचर ईएमएफ की दिशा पर निर्भर नहीं करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा बी है, जनरेटर में जो ईएमएफ के विपरीत होती है, कि जिस तरफ से हमारा जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसी का ये क्या होता है, विरोध करता है, ठीक है, करंट। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि जिस कारण से वह ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसी का तो वो विरोध करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए, आर्मेचर करंट है वह विपरीत होती है बैक ईएमएफ के। अब देखिए यहाँ पे रिलेक्टेंस मोटर है, तो रिलेक्टेंस मोटर होती है, एक डबल एक्साइटेड होती है या सिंगल एक्साइटेड होती है, या तो ए हो या तो बी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है ए या बी हो जाएगा। तो दोनों होती है, सिंगल रिलेक्टेंस मोटर सिंगल एक्साइटेड भी होती हैं दो प्रकार, ठीक है, डबल एक्साइटेड भी होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 50वां, निम्नलिखित में से मोटर है जो पावर फैक्टर का संचालित होगा। तो जो हमारा यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार मोटर और कैपेसिटर रन मोटर और स्प्लिट फेज मोटर। तो हाई पावर फैक्टर में संचालित यदि हो रही है तो वह कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी। इसमें दोनों एक ही ऑप्शन में दे दिए, कैपेसिटर यहाँ स्टार्ट और रन मोटर एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन मोटर होगी, इसमें यहाँ पे कोई और ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। सिंगल मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर के संशोधन उपकरण के रूप में कब तक किया जा सकता है, 86वां क्वेश्चन है, ठीक है। जब लैगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा हो। देखिए सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर होती है। तो इसको जो हम क्या होते हैं, जब यदि हमें पावर फैक्टर को लीडिंग में चलाना होता है, यदि पावर फैक्टर को हम सुधारना होता है तो हम लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पर चला रहे हो, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर उसको सुधारना होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है। तो सौर में, बायोमास में, पवन में या छोटी जल योजनाओं में। तो इसमें सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है जो पवन में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। जो पारंपरिक और अपारंपरिक स्रोत होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे अपारंपरिक स्रोत में सौर आ जाएगा, ठीक है, और बायोमास, ठीक है, बायोमास है जो इसका यूज भी हम नहीं करते थे।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बायोमास का रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास का रूप है। तो 88 है जो वृक्ष वृक्ष संकुलन और फसलों का शेष और पशुओं का गोबर, इनमें सभी। तो जो बायोमास होता है वह क्या होता है, इसमें ईंधन हम जो हमारे पशुओं का गोबर वगैरह होता है उसमें डालते हैं और उसमें हम क्या होता है एक गैस बनाते हैं, एलपीजी गैस, ठीक है। तो बायोमास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सड़े गले पदार्थों से यह बनता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो यदि कूलिंग टावर का जो प्रयोग करते हैं वह किस लिए करते हैं, तो इसमें जो हम करेंगे घनीभूत होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चपटी छेनी की जो कर्तन धार को थोड़ा सा उन्नतदार बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि कर्तन में कम शक्ति लगे, इसकी धार जॉब में फंसे नहीं, या धातु सुगमता से कट सके, या चिपिंग कार्य सीधे रेखा में किया जा सके। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा ए ही है कि कर्तन में शक्ति कम लगे और इसकी धार है वो फंसे ना। ठीक है। तो इसमें जो चिपिंग कार्य जो चपटी छेनी को जो कर्तन है थोड़ा उन्नत इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे कम शक्ति लगे और जॉब में जो धार होती है वह फंसे ना, ठीक है। तो छेनी बनाई जाती है, तो छेनी किसकी बनाई जाती है, तो उच्च कार्बन इस्पात की होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये फैक्ट है, ठीक है, इसको याद ही करना होगा। उच्च कार्बन स्टील या उच्च कार्बन इस्पात की होती है, ठीक। तो इसमें जो हेक्साब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है, तो इसमें धातु कर्तन में घर्षण को घटाना होता है या कुछ नहीं, उसमें से सुंदर आकृति प्रदान करना या अधिक चौड़ाई तथा गहराई के जॉब के कर्तन में सहायक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए हो जाएगा, धातु को कर्तन में घर्षण को घटाना होता है। जो हम यहाँ पे जो हमारी रेती होती है उसके जो दांते होते हैं उसको थोड़ा टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वह किस लिए किए जाते हैं कि धातु कर्तन को घर्षण है जो कम हो जाता है, उसमें जगह ज़्यादा बन जाती है जिससे वह उसका घर्षण कम हो जाता है और ब्लेड फंसती नहीं है। किसी रिवेट को उसके, देखिए 93 क्वेश्चन, किसी रिवेट को उसके खालिस्तान के व्यास द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें जो हेड के द्वारा, या देखिए ऑप्शन ऊपर है इसके देखते हैं, तो हेड के द्वारा या टेल के द्वारा या शंख के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेडों और बाहरी बनावट संबंधी कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो ग्रिड और बाहरी बनावट यदि संबंध है, जैसे जो ट्रेन वगैरह में जो रिवेट यूज की जाती है, भारी कार्य है, मतलब उसमें लोड ले जाना और रिवेट लगानी है उसमें, तो काउंटर सिंक हेड होती है, जो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से रिवेटों में किस प्रकार का प्रयोग साधारण स्ट्रक्चर, यदि साधारण रूप से आपको स्ट्रक्चर या कुछ भी बनाना है तो उसमें किस प्रकार की यूज करेंगे रिवेट का। तो इसमें पेन हेड रिवेट होती है, ठीक है, जिसमें जो आकृति होती है ऊपर पेन की आकृति के समान होती है, पेन हेड होती है। तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा यहाँ पे। प्रतिरोध मापन का मौलिक मात्रक है, तो प्रतिरोध यदि आप माप रहे हैं तो उसका मौलिक मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, पर उसी को क्या बोलते हैं, किलो ओम, मेगा ओम, मिली ओम, ये बोल सकते हैं, पर मूल रूप से क्या है हमारा ओम ही होता है। तो यार राइट आंसर क्या होगा, ओम हो जाएगा।
अब देखिए वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है, तो इसमें धारा प्रवाह को रद्द करने के लिए, धारा प्रवाह की मात्रा बढ़ाने के लिए, धारा प्रवाह की मात्रा घटाने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, क्योंकि हम जो प्रतिरोध लगाते हैं वह धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करने के लिए लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, धारा प्रवाह को रद्द करने के लिए। ठीक है, यदि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो सभी दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।